हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग यहां पर पढ़ेंगे ग्रुप 7 जो एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है 7 देशों का, जो इकोनॉमिकली एक स्टेब्लिश कंट्रीज हैं, उन्हीं का यहाँ पर ग्रुप है। तो बात करेंगे कि क्या है, कब बना, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। इंडिया इसका पार्टिसिपेंट नहीं है, बट स्टिल इंडिया इनके G7 समिट्स में पार्टिसिपेट करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है। जैसे इससे पहले मैंने आपको ब्रिक्स समझाया था कि ब्रिक्स क्या है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कि एक मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें जितनी भी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनके हेडक्वार्टर वाला वीडियो आ चुका है, ब्रिक्स का आ चुका है। अभी G7 पढ़ रहे हैं, फिर यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आई विल एक्सप्लेन एवरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिर वो आपका यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे एग्जाम्स हो, या फिर डिफेंस एग्जाम, एनडीए सीडीएस हो, सभी जगहों पर, और एसएससी एग्जाम के लिए हेडक्वार्टर्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन मेंबर भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पर ये 7 देश दिख रहे हैं। तो इस पर चलिए हम लोग बात करते हैं वन बाय वन। ठीक है। तो देखते हैं कि ग्रुप 7 है क्या। तो मतलब ये जो हमने यूपीएससी और सभी एग्जाम को ध्यान में रखकर यहाँ पर किया है। तो देखिए इसका विवरण क्या है कि G7 क्या है। ये दुनिया का जो औद्योगिक लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था, इनफॉर्मल ब्लॉक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन डेमोक्रेसीज। इट इज नॉट ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड डज नॉट हैव परमानेंट सीक्रेट और फॉर्मल चार्टर। तो देखिए क्या है कि ये एक अनौपचारिक मंच है। इसका कोई, कह सकते हो कि ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो इसका फिर है, कोई सचिवालय भी नहीं होगा, उसका कोई चार्टर नहीं होगा। इनका मेन फंक्शन देखिए क्या है। एनुअल कोऑर्डिनेशन ऑन द ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, एनर्जी पॉलिसीज एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए एआई हर सेक्टर में है। ठीक है। और तो यहां पर भी एआई की बात करना जरूरी है। वैश्विक आर्थिक प्रशासन होगा, इंटरनेशनल सिक्योरिटी सिक्योरिटी देखी जाएगी, कह सकते हो एनर्जी पॉलिसीज बनेंगी, और जो टेक्नोलॉजी है नई है, जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही उन पर कार्य करना है। ठीक है। आगे बात करते हैं। यहाँ पर ये तीसरा पॉइंट रहेगा, मैं इस पर भी डिस्कस करता हूँ कि इसके निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। गैर बाध्यकारी मतलब G7 के मेंबर ने यहाँ पर डिसीजन लिया, ये नॉन बाइंडिंग है। और ये क्या है, शिखर सम्मेलन के अंत में एक आधिकारिक विज्ञप्ति के रूप में जारी किए जाते हैं कि भाई हम लोगों ने मीटिंग करी और ये डिसीजन लिया। तो अभी तक हमें ये समझ में आया। अब इसके जरा हम मेंबर्स की बात कर लेते हैं, कब बना क्या है। ठीक है। देखिए पहले बना था G5, ग्रुप 5 1973 में। इसमें यूएसए, यूके, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, जापान, और क्या है, ऑयल क्राइसिस के लिए मिले। फिर इसमें क्या हुआ, 1975 में G7 हो गया, इटली भी जुड़ गया। फर्स्ट ऑफिशियल समिट होस्टेड बाय द फ्रांस। फ्रांस ने पहली ऑफिशियल समिट करी थी 1975 में। तो G5 से शुरुआत होता है, 75 में G6 बनता है, और 96 में 1976, नॉट 96, 1976 में G7 बनता है, और कनाडा इसमें ज्वाइन कर लेता। प्यूर्टो रिको में सबमिट हुई थी। प्यूर्टो रिको ये आपको मिलेगा नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में एक आइलैंड है। क्लियर। और वहीं पर अटलांटिक का डीपेस्ट पॉइंट भी है। 1998 उसमें 1998 में देखिए 8 से 8 कर लेना कि ये G8 बना था, तो इसमें रसिया जुड़ा था। क्लियर। अब 2014 में यहां पर क्या हुआ कि G7 बन गया। क्यों? रसिया को सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि इलीगल, कह सकते हो, एनेक्सेशन हो गया था क्रीमिया पर। क्रीमिया किसका पार्ट है? यूक्रेन का पार्ट है। तो हुआ था कि वहां पर रेफरेंडम या जनमत संग्रह कराया गया कि आप किसकी तरफ रहना चाहते हो। तो वहां के लोगों ने, जो वोटिंग का रिजल्ट आया था, वो 51 प्लस से ज्यादा लोग रहना चाहते थे रूस में। पर यूक्रेन ने कहा कि रूस ने यहां पर क्या किया है, बेईमानी करी है। तो फिर G7, सॉरी, जो G8 था, इन लोगों ने निर्णय लिया और ग्रुप 8 से रूस को बाहर कर दिया। कब से? 2014 से। नाउ ऑफिशियली G7 मेंबर है। यूरोपियन यूनियन पर विशेष टिप्पणी क्या है भाई? यूरोपियन यूनियन 1981 से गैर सूचीबद्ध सदस्य के रूप में, देखिए नॉन लिस्टेड है, पूर्ण रूप से भाग लेता है। इसका प्रतिनिधित्व यूरोपीय परिषद, यानी कह सकते हो यूरोपियन काउंसिल और यूरोपियन यूनियन के अध्यक्षों के द्वारा यहां पर किया जाता है, यानी वो लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। इवन इंडिया भी करता है। अब इसके कोर मेंबर की बात कर लेते हैं। तो ये यहां पर क्या है, देख लीजिए कोर मेंबर ये हैं। आप इन कंट्री का नाम याद कर लीजिए। ठीक है। कौन से हैं? यूके, कनाडा, फ्रांस, यूनाइटेड नेशन स्टेट, और इटली, जापान और जर्मनी। तो ये 7 कंट्री हैं। क्लियर। इन 7 कंट्री का नाम आपसे पूछा जा सकता है, आप इसको बिल्कुल प्रिपेयर कर लीजिए, और ऐसी चीजें आपके एग्जाम में आनी आनी है। ठीक। ये नाम दिया हुआ है। ठीक है। और एक बार अच्छे से इसको याद कर लीजिए, यही सबसे ज्यादा जरूरी है। कब बना और क्या उद्देश्य था वो भी हमने आपसे डिस्कस किया। अब देखिए क्या है भाई, इनका क्या है कि भैया कार्य प्रणाली क्या है। देखो ऑपरेशनल मैकेनिज्म,
तो घूर्णनशील अध्यक्षता यानी कि रोटेटिंग अध्यक्षता है कि इसके बाद फिर वहां पर रिटर्न आएंगे। ऐसा नहीं है कि एक देश ने कर लिया तो कंटिन्यू उसी का आ जाएगा या फिर अल्टरनेट आ जाएगा। तो ये सीक्वेंस में चलता है, हर साल क्रम में बदलती है, और मेजबान देश ही उस वर्ष का एजेंडा तय करता है। मान लीजिए जर्मनी हुई, जर्मनी में मीटिंग हुई तो जर्मनी ने कहा कि हम एक बार इकोनॉमिक्स पे डिस्कस करेंगे। इटली पे हुई तो इटली ने कहा कि हम वॉर डिस्कस करेंगे, भाई वर्ल्ड में पीस आनी चाहिए क्योंकि इकोनॉमिकल लॉस बहुत हो रहा है। जापान ने कहा कि इन्वायरमेंट की वजह से हमारी इकोनॉमी को लॉस हो रहा है। तो जो देश होस्ट करेगा वो डिसाइड करेगा कि इस साल का थीम क्या होगा। शेरपा कौन होते हैं, ठीक है? तो G7 का वास्तविक कार्य शेरपाओं के द्वारा किया जाता है, जो राष्ट्राध्यक्षों के व्यक्तिगत प्रतिनिधि या वरिष्ठ राजनयिक होते हैं। जैसे इन 7 देशों ने अपना एक प्रतिनिधि भेजा कि जाओ भैया मिनिस्ट्रियल लेवल की मीटिंग करके आओ, वो शेरपा है। और ये क्या करते हैं, मुख्य शिखर सम्मेलन यानी जो मेन मीटिंग होगी उससे पहले डायलॉग डेवलप करते हैं दो इन ग्रुप्स के बीच में कि हम लोग का इस बार का एजेंडा क्या रहने वाला है। ऐसा नहीं कि मीटिंग करेंगे तब डिसाइड करेंगे, ये सब शेरपा लोग पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं, यानी कि जो लीडर होगा वो क्या करेगा, डिसाइड कर देगा अपने अपने देश का। अब ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 1989 में बना। तो जो ग्लोबल लेवल पे मनी लॉन्ड्रिंग है इससे निपटने के लिए 1989 में पेरिस के शिखर सम्मेलन, कहाँ, फ्रांस में हुआ था। तो G7 के द्वारा इसकी स्थापना करी गई। बाद में टेरर फंडिंग इसमें जोड़ी गई है। होता क्या है, जैसे मान लो पाकिस्तान को, अब पाकिस्तान मान लीजिए मेंबर बुला रहे हैं, ठीक है? अब ये लोग देखते हैं कि भैया अगर इनके यहाँ आतंकवादियों को अगर कुछ ऐसी एड दी गई या उनका पैसा दिया हुआ या IMF का पैसा दिया हुआ आतंकवादी प्रयोग कर रहे हैं या आतंकवादी कंपनी किसी ऑफिशियल कंपनी में प्रयोग कर रहे हैं तो उस पर बैन लगेगा, ठीक है? वो ब्लैक लिस्ट हो सकता है, ग्रे लिस्ट हो सकता है। पाकिस्तान बहुत दिन तक ग्रे लिस्ट था, ईरान, नॉर्थ कोरिया ये ब्लैक लिस्टेड चलते हैं, ठीक है? ये याद रखिएगा। क्रिटिकल लिमिटेशन एंड चैलेंजेस, अब यहां पर देखते हैं इनकी चुनौतियां क्या है, सीमाएं क्या है, जो कि जानना जरूरी है। अब देखते हैं, देखो ग्लोबल जो इनकी जो हिस्सेदारी वो घट रही है। 1970 के दशक में यानी डिकेट्स में 60% के मुकाबले आज इनकी जो ग्लोबल लेवल पे GDP है 30% रह गई। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा कई कंट्री उभरी हैं, जैसे इंडिया है, मैं लिख दे रहा हूं, इंडिया है, ब्राजील है ना, साउथ अफ्रीका है। ये कुछ ऐसे देश हैं जो लगातार उभर रहे हैं, तो इनका जो रोल है ज्यादा बड़ा है। प्रमुख देशों का बहिष्कार, भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और चीन को इसमें शामिल नहीं किया गया, जो इसकी प्रभावशीलता को सीमित करता है। जब आप इकोनॉमी को ही बेस बनाए थे तो इंडिया चाइना जैसे देशों को नहीं रखा गया। अब तो ब्राजील, साउथ अफ्रीका ये भी लगातार ग्रोथ कर रहे हैं, तो इन्हें भी रखा जाना चाहिए था। पर ये शामिल नहीं करना, ये पश्चिमी देशों या कह सकते हो उनकी, एक कह सकते हो कि वन साइडेड चीजें थिंकिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट इंडिया पार्टिसिपेंट कंट्री है। अब इंडिया क्यों नहीं है भाई G7 में? इंडिया शुड बी मेंबर ऑफ G7। तो क्यों होना चाहिए? देखो, इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। 2023 में ये 18% वर्ल्ड की पॉपुलेशन को ये रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ प्रेजेंट टाइम इंडिया इज द फर्स्ट, कह सकते हो, लार्जेस्ट कंट्री इन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन। इंडिया वर्ल्ड फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी, नहीं अब ये सिक्स्थ हो गई है। क्योंकि देखिए ये अभी जल्दी रिपोर्ट आई है, क्योंकि अ, ये रिपोर्ट बदली है तो इसलिए मैंने आपको अपडेट भी कर दिया। कुछ दिन पहले फोर्थ पर थी, लेकिन अब घट के किस पे आ गई, सिक्स पे आ गई। तो USA, चाइना, जापान, जर्मनी ये सब क्या है कि इनके बाद में इंडिया आता है। पर अभी UK भी आगे हो गया है तो इंडिया पीछे चल गया है। बट अभी भी सोचिए 6 लार्जेस्ट इकोनॉमी है हम लोग वर्ल्ड की, ठीक है? इसमें से G7 के देश भी इंडिया के बराबर में नहीं। पर देखिए पर कैपिटा इनकम, उनकी पॉपुलेशन, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, तो लोगों को सुख सुविधाएं या वहां पे जो बेसिक नीड्स हैं वो मुहैया आसानी से हो जाती। इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है, पुअर्टी है, एजुकेशन रेट अच्छा नहीं है। और अभी क्या है कि प्रेजेंट टाइम में आप देख लीजिए इकोनॉमिकल जो भी क्राइसिस आ रही है वर्ल्ड लेवल पे, चाहे वो वॉर की वजह से हो या पॉलिसीज की वजह से हो, काफी चीजों का सामना करना पड़ रहा है। बट इंडिया विल बी बैक, जो भी होगा। अगर क्योंकि इंडिया को G7 समिट में बुलाया जाता तो उसकी इंपॉर्टेंस अभी बनी हुई है। G7 और इंडिया का रोल फिर से देख लेते हैं। ग्लोबल साउथ की आवाज है, यानी जितनी भी डेवलपिंग नेशंस हैं उनकी आवाज है। भारत विकसित पश्चिमी शक्तियों और विकासशील देशों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, और ये क्लाइमेट फाइनेंस के मुद्दों को उठाता है। क्योंकि मैंने बात किया था कि इंडिया क्लाइमेट पे काम कर रहा है, और ये वर्ल्ड के ये जो मेंबर्स हैं ये भी काम करते हैं। इनका स्ट्रेटेजिक महत्व क्या है? भारत को सुरक्षित सप्लाई चेन, बुनियादी ढांचा जैसे PGII को बढ़ावा देना और नियमित आधारित लोकतांत्रिक मंच प्रदान करना, ठीक है? चलिए अब यहां पर थोड़ा सा G7 और ग्रुप ऑफ 20 देख लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ग्रुप 20 की बैठक 2023 में इंडिया में कराई गई थी।
अब देखो ग्रुप 7 बना है 1975 में, ऑफिशियली फ्रांस में बैठक हुई थी, अभी आपको हम बताए भी थे। ठीक। 1999 में अपग्रेडेड टू समिट लेवल इन 2008। अब देखो ये 2000, सॉरी G20 जो है 1999 में बना। ये विकसित लोकतांत्रिक देश है। G20 में डेवलप्ड और मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज है, तो इंडिया G20 का मेंबर है। ठीक। 7 कंट्री प्लस यूरोपियन यूनियन जाता है। क्लियर। बाकी इंडिया वगैरह और कुछ देश भागीदार बनते हैं। 19 कंट्री हैं यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन इंडिया में जब सबमिट हुई थी तभी ऐड किया गया था, तो 19 देश हो गए और प्लस 2 ग्रुप हो गए, यानी 21 देखा जाए। जीडीपी ये लगभग 30% शेयर करते हैं, और लेकिन जब बना था G7 तो ये 60% शेयर कर रहे थे। लेकिन ग्रुप 20 ओवरऑल 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी को शेयर करता है, क्योंकि इसमें विकसित देश भी हैं, और ब्राजील, रशिया, सॉरी नॉट रशिया, ब्राजील हुआ, साउथ अफ्रीका हुआ, इंडिया हुआ, इंडोनेशिया, ये सब देश इसमें शामिल हो रहे हैं। कोर फोकस है जियोपॉलिटिक्स पे, वैल्यू बेस्ड गवर्नेंस पे और सिक्योरिटी पे। इसमें क्या है, ग्लोबल माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल सिस्टम, तो दोनों में कंपेयर कर दिया है। आप इसको अच्छे से पढ़ लें, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, और ये चीज आपके एग्जाम में काम आएगी। और ये आपके लास्ट में मेंबर है, मैंने आपके सामने रखा है, ये सारे मेंबर को याद कर लीजिए। और भाई हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जो इसकी पीडीएफ है टेलीग्राम पे मिलेगी, जीके भाई ब्रजेश सर। ठीक है। और देखिए, इसके साथ में ये टेलीग्राम पे पीडीएफ वगैरह के लिए हो गया, और केवल जीके भाई ब्रजेश आप यूट्यूब पे सर्च करिए, और जो लोग देख रहे हैं नीचे बटन होगा, आप तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल जीके बाय ब्रजेश, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस है देखती है, बट अभी उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। देखो भाई, हमारे लिए यही मोटिवेशन, लाइक करें, और यहाँ पर क्या है कि भाई लोगों के बीच में अपना शेयर करिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको क्या करें कि जान सके, पहचान सके। ठीक है भाई, और उनके पास तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। तो मिलते हैं अपने नए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। देखिए, ज्योग्राफी के लगातार लेक्चर्स आ रहे हैं, उसकी ज्योग्राफी कंप्लीट रिवीजन दिया है, पॉलिटी के वीडियो लगातार आ रहे हैं, ये सब करंट के जो इश्यूज है उन पे भी आ रहे हैं, तो इनको लगातार आप पढ़ते रहिए। मिलते हैं अपने नए वीडियो में नई चीजों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक